आइए आज हम लोग जानते हैं सीटेट और एमपीटेट के अंतर्गत गणित को कैसे पढ़ाया जाए। इसके पहले आपका फर्स्ट पार्ट हो चुका है, इसके पहले आप लोग देख लेंगे, तभी आपको ये सेकंड पार्ट समझ में आएगा। ठीक है, आपको ये बताया गया था कि गणित को कैसे पढ़ाया जाए, आपको कहाँ मिलेगा, शिक्षण में मिलेगा। जब आप किसी सीटेट या एमपीटेट या किसी टेट की तैयारी कर रहे होते हैं, उनका एग्ज़ाम देना होता है, तो आपको 15 नंबर का जो प्रश्न बनता है वो कहाँ से बनता है, मैथ पेडागॉजी से बनता है। ठीक है, हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं मैथ पेडागॉजी। ठीक है, हम लोग मैथ पेडागॉजी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं गणित को कैसे पढ़ाया जाए। देखिए, मुख्य रूप से ज़रूरी नहीं है कि हमने यहाँ पर लिख दिया है मैथ पेडागॉजी, तो आप मैथ पेडागॉजी के अंतर्गत ही इसको पढ़ेंगे। आप केवल यहाँ पर विषय का नाम परिवर्तित करके सेम अप्लाई कर सकते हैं जितना हमने लिखा हुआ है। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। तो गणित को कैसे पढ़ाया जाए, तो हम इसके पहले बता चुके थे। गणित को हम बच्चे को डायरेक्ट नहीं पढ़ा पाएंगे, हमें क्या करना होगा, शिक्षण विधियों का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, एक छोटे बच्चे को पढ़ाने के लिए या बड़े बच्चे को पढ़ाने के लिए हमें क्या करना होता है, किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए हमें शिक्षण विधियों का प्रयोग करना होता है। तो उनमें से आगमन विधि क्या है, इसके क्या चरण होते हैं, हमने बताया हुआ था। उसका अगला पार्ट है, सेकंड पार्ट है आगमन विधि के गुण। तो आगमन विधि के गुण, पहला पॉइंट है प्राथमिक कक्षा किसे कहते हैं, 1 to 5 के लिए यह एक उपयोगी विधि है। इसके पहले आपको बताया गया था कि हम इसमें क्या करते हैं, पहले बच्चों को उदाहरण देते हैं, फिर नियम को बताते हैं। इससे क्या होता है, बच्चा आसानी से सीख जाता है। तो प्राथमिक कक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण विधि जो होती है वो आगमन विधि होती है। आपके एग्जाम में ये ऐसे प्रश्न आते हैं, प्राथमिक कक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो आपको बताना है आगमन विधि। सेकंड है आपका, इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान स्पष्ट तथा स्थायी होता है। जब हम आगमन विधि के द्वारा बच्चों को सिखाते हैं तो उससे क्या होता है, उनका ज्ञान जो होता है स्पष्ट हो जाता है और स्थायी हो जाता है। इसको समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम एक बच्चे को क्या कर रहे हैं, एक ही प्रकार के कई उदाहरण देते हैं, जैसे हमने कल बताया था 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4, तो क्या होगा, एक बच्चा जब कई प्रकार के उदाहरणों को समझने का प्रयास करता जाता है, तो उससे क्या होता है, उसका ज्ञान जो होता है स्पष्ट हो जाता है, और वो जब समझ के सीखता है तो उसका क्या हो जाता है, उसमें ज्ञान में स्थायी परिवर्तन आ जाता है। तीसरा पॉइंट है आपका, इस विधि के द्वारा पढ़ाने पर बालक की रुचि पढ़ने में लगी रहती है। पढ़ने में इसलिए लगी रहती है क्योंकि बच्चे और शिक्षक के साथ में सामंजस्य बना रहता है, और टीचर जो होते हैं और बच्चा चाइल्ड दोनों क्या करते हैं, एक साथ मिल करके इसको हल करते हैं। जो कल बताया हुआ था कि कहाँ पर बच्चा और कहाँ पर टीचर दोनों एक साथ एक्टिव होते हैं, कहाँ पर बच्चा केवल एक साथ एक्टिव होता है, वो यही यहाँ पे बताया गया है। जब हम क्या करेंगे, एक बच्चे को आसान से आसान पढ़ाना शुरू करेंगे, हम बच्चे को क्या करते हैं, पहले उसका पूर्व ज्ञान जानते हैं, पूर्व ज्ञान के आधार पर उसको हम वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से बच्चा जानता है। तो जो बच्चा जानता रहेगा कहीं ना कहीं उसमें उसको जो हम बताएंगे उसमें क्या हो जाएगी, उसकी रुचि हो जाएगी। उसके आस पड़ोस, उसके घर परिवार, ये सब सारी चीज़ें क्या होती है, बच्चा उससे पहले से परिचित होता है, और उसकी रुचि को जागृत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके पूर्व ज्ञान का प्रयोग करके उसे पढ़ाना चाहिए। तो उससे बच्चा पढ़ने में रुचि जागृत हो जाएगी, और हम अपने जो भी हमारा पाठ्यक्रम है, जो भी हम पढ़ाना चाहते हैं, आसानी से पढ़ा पाएंगे। अगला पॉइंट है आपका, यह गणित शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधि है क्योंकि इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान प्रत्यक्ष एवं स्थायी होता है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक विधि क्यों है, क्योंकि इसके द्वारा बच्चा अपने आप सीख जाता है, उसे हमें ज़बरदस्ती सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डंडा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बच्चे के अंदर क्या आ गई है, रुचि। अब बच्चे के अंदर रुचि आ गई तो कहीं ना कहीं यह क्या हो जाएगी, है मनोवैज्ञानिक विधि हो जाएगी, और इससे जो ज्ञान प्राप्त होता है प्रत्यक्ष होता है और स्थायी होता है, वो लंबे समय तक उसको याद करके रखता है या समझ के रखता है। तो हमने क्या जाना, आगमन विधि के गुण। इसके पहले का जो पार्ट था उसके आगे का, इसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ 4 पॉइंट हैं जो आपको समझ में आया होगा, और ये क्या है, हमें अधिक स्पष्ट करते हैं कि आगमन विधि क्या है। अगर इन पॉइंटों को आप समझ जाते हैं तो आपको आगमन विधि और स्पष्ट हो जाती है। देखिए, अगर किसी विधि में गुण है
तो दोष भी होते हैं। तो गुण अगर ज़्यादा हैं तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा गुण पर फोकस करते हैं, दोष बहुत कम ही पाए जाते हैं। खासकर आगमन विधि में तो गुण बहुत हैं, दोष बहुत कम है। तो कुछ दोष हैं, इस पर हम बात कर लेते हैं। पहला, उच्च कक्षाओं में, उच्च कक्षाओं मतलब जैसे 6 टू आगे शिक्षण के लिए यह विधि अपेक्षाकृत सार्थक नहीं है। सार्थक क्यों नहीं है? उसका कारण यह है कि जब हम एक ही प्रकार के उदाहरणों को कई बार पढ़ाते रहेंगे तो बड़े बच्चे क्या करेंगे, उनका एक निश्चित सिलेबस होता है, निश्चित पाठ्यक्रम होता है, उसे उनको 1 साल के अंदर परीक्षाएं देनी होती हैं, त्रैमासिक, वार्षिक, ये सब परीक्षाएं देनी होती हैं। तो क्या होगा, जब हम एक ही प्रकार के उदाहरण को प्रस्तुत करते रहेंगे तो हम क्या होगा, हमारा जो पाठ्यक्रम है वो अधूरा रह जाएगा और बच्चे फेल हो जाएंगे। तो उच्च कक्षाओं के लिए क्या होगा, यह विधि उतना उपयोगी नहीं है, लेकिन उतना उपयोगी नहीं है क्योंकि उनका जो पाठ्यक्रम होता है बहुत बड़ा होता है, उसके अंदर ही हमें क्या करना पड़ता है, इसको पूरा करना पड़ता है। तो सेकेंड पॉइंट है हमारा, इस विधि से शिक्षण करने में विस्तृत पाठ्यक्रम को निर्धारित समय के अंदर पूरा नहीं किया जा सकता, जो हमने अभी बताया था, यही पॉइंट है। फिर अगला है, इस विधि के शिक्षण में समय व परिश्रम अन्य विधियों की अपेक्षा अधिक लगता है। यह सबसे आपका दमदार पॉइंट है, ठीक है। क्या है, आगमन विधि से शिक्षण करते समय परिश्रम और अन्य विधियों की अपेक्षा अधिक समय लगेगा। आप स्वयं इसको आकलन कर सकते हैं। जब हम एक ही प्रकार के कई उदाहरण दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पास हमारा जो समय है वो ज़्यादा लगेगा, और बार बार हम लिखेंगे तो परिश्रम भी हमारी लगेगी। और जो अन्य विधियां हैं वो कहीं ना कहीं, जैसे हमारा निगमन विधि है, इसमें सीधे हम सूत्र बताते हैं और बच्चे हल कर देते हैं। तो क्या होगा, आसानी से बच्चे कर पाएंगे, कम समय में कर पाएंगे, उतना न तो उनको परिश्रम लगेगा न तो उनका समय लगेगा। तो ये था हमारा आगमन विधि के गुण। गुण में हमने 1, 2, 3, 4 बात किया और दोष में हमने 3 बात किया। आइए आगे जानते हैं अगली विधि। जैसे हमने आपको बताया था कि हम शिक्षण विधियों में 8 विधियों को पढ़ेंगे। तो पहली विधि हो गई आपकी आगमन विधि क्या है, इसके क्या चरण हैं, क्या क्या शिक्षण सूत्र हैं और ये इनके क्या गुण हैं, क्या दोष हैं। अब आइए हम लोग आगे जानते हैं निगमन विधि को, डिडक्टिव मेथड, ठीक है। कभी कभी डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है कि आगमन विधि क्या है, निगमन विधि क्या है। तो इन पॉइंट को अगर आप समझे रहेंगे आप आसानी से उसको हल कर लेंगे। आइए हम जानते हैं निगमन विधि क्या है। निगमन विधि क्या है, आगमन विधि के ठीक विपरीत है, किंतु विरोधी नहीं, ठीक है। क्या है, जो हमने आगमन विधि अभी जाना हुआ है उसके ठीक विपरीत है, लेकिन इसका कोई विरोध नहीं करता है कि नहीं केवल हम आगमन विधि का है तो आगमन विधि का उपयोग करिए, निगमन है तो निगमन की विधि का उपयोग करिए। हम पाठ्यक्रम को पढ़ाते समय टीचर को जहाँ पे लगेगा कि मुझे आगमन विधि का प्रयोग करना चाहिए वो आगमन विधि का प्रयोग करेगा, और उसे जहाँ पे लगेगा कि मुझे निगमन विधि का प्रयोग करना चाहिए वो निगमन विधि का प्रयोग कर सकता है। फिर अगला पॉइंट है, इस विधि का प्रयोग बड़ी कक्षाओं के शिक्षण में किया जाता है। जैसे यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, प्राथमिक कक्षाओं के लिए, और ये बड़ी कक्षाओं के लिए है। हुआ ना विपरीत, यहाँ पे जब हमने विपरीत शब्द प्रयोग किया था वो प्राथमिक कक्षाओं के लिए, ये बड़ी कक्षाओं के लिए। बड़ी कक्षाओं के लिए क्यों है, क्योंकि उनका पाठ्यक्रम बड़ा होता है, इसमें हम डायरेक्ट सूत्र बताते हैं, नियम बताते हैं और उसको हल कर देते हैं। फिर अगला है, इस विधि को हम स्मृति केंद्रित विधि, लर्निंग सेंटर्ड मेथड के नाम से भी जानते हैं। क्या हो जाता है, बच्चा सीधे सूत्र को याद कर लेता है, ठीक है। हम सीधे यहाँ पर सूत्र लिखते हैं, बच्चा उसको याद कर लेता है, इसलिए ये हमसे क्या कहते हैं, स्मृति केंद्रित विधि, लर्निंग सेंटर्ड मेथड के नाम से जानते हैं। कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाएगा कि स्मृति केंद्रित विधि को हम किस नाम से जानते हैं, तो आपको कहेंगे निगमन विधि, या कि स्मृति केंद्रित विधि क्या है तो आप निगमन विधि से मानेंगे। अगला पॉइंट है आपका, इस विधि का प्रयोग मुख्य रूप से बीजगणित, त्रिकोणमिति में किया जाता है। देखिए हम करने के लिए बहुत जगह करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जहाँ पे बात की जाती है वो बीजगणित में और त्रिकोणमिति में इस निगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है, एक अच्छे अध्यापक को इस विधि का प्रयोग तभी करना चाहिए जब कम समय में विस्तृत पाठ्यक्रम को क्या करना हो, पूरा करना हो। हमारे पास सिलेबस बहुत ज़्यादा हो और एक निश्चित समय के अंदर पूरा करना हो तो हम किस विधि का प्रयोग करेंगे, निगमन विधि का।
किस विधि का प्रयोग नहीं करेंगे? आगमन विधि का, क्योंकि उसमें हम जानते हैं कि हमें समय परिश्रम बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि हमें कई उदाहरण दे करके बच्चे को समझाना होता है। तो ये हुआ हमारा निगमन विधि। निगमन विधि में हमने जाना कि यह विधि क्या है? आगमन विधि के विपरीत है, किंतु विरोधी नहीं है। इस विधि का प्रयोग हम क्या करते हैं? बड़ी कक्षाओं के शिक्षण में करते हैं। आगमन विधि का प्रयोग करते हैं प्राथमिक कक्षाओं में। फिर अगला है, इस विधि को हम स्मृति केंद्रित विधि कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चा सीधे सीधे यहाँ पर सूत्र को याद कर लेता है। फिर अगला है, इस विधि का प्रयोग मुख्य रूप से हम कहाँ करते हैं? बीजगणित में, त्रिकोणमिति में करते हैं, और भी करते हैं, लेकिन मुख्य रूप यहाँ पर इस शब्द को आप फोकस करेंगे। फिर एक टीचर को इस विधि का तभी प्रयोग करना चाहिए जब उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा हो और एग्ज़ाम उसके नज़दीक हो, तब हमें क्या किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? निगमन विधि का प्रयोग करना चाहिए। आइए अब हम लोग जानते हैं निगमन विधि के शिक्षण सूत्र। ठीक है, हम किन किन शिक्षण सूत्रों का प्रयोग करके निगमन विधि को और अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं। जैसे हमने आगमन विधि में बताया था उदाहरण से नियम, तो ये क्या है? आप इस शब्द को अगर फोकस कर लेंगे तो आपको आगमन पढ़ लिया है, निगमन पढ़ने की ज़रूरत होगी ही नहीं। तो ये क्या है हमारा? नियम से उदाहरण की ओर। नियम से उदाहरण की ओर कभी आपको कन्फ्यूजन हो जाता है कि उदाहरण से नियम की ओर जाए कि नियम से उदाहरण की ओर जाए। ठीक है, नियम से उदाहरण की, उदाहरण से नियम कभी कभी हो जाता है, क्योंकि सेम वर्ड्स है। आपको सीधे यहाँ पे फोकस करना है। ये लिखा है नी लिखा है, यानी सीधे नियम पहले पकड़ लेना है। ठीक है, निगमन विधि है हमारा, और निगमन विधि में अगर शिक्षण सूत्र आ गया कि नियम से उदाहरण की ओर किसका शिक्षण सूत्र है, तो आपको सीधे पकड़ना है क्या? नी पकड़ना है। नी यहाँ मिल जाएगा, नियम से उदाहरण, आपको स्पष्ट हो जाएगा, आपको रट्टा मारने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर अगला है सामान्य से विशिष्ट की ओर। जो सूत्र होता है, जो नियम होता है, वो हमेशा सामान्य होता है। ठीक है, उदाहरण क्या होता है? हमेशा विशिष्ट होता है। उदाहरण क्या होता है? हमेशा विशिष्ट होता है, और जो नियम होता है हमेशा क्या होता है? सामान्य होता है। जैसे हमने आपको बताया था, यहाँ पर बच्चा खुद करके सीखता है, इसलिए क्या हो जाता है? वो विशिष्ट है, और अंत में क्या होता है? नियम बनता है। तो नियम क्या हो गया? सामान्य हो गया। फिर सूक्ष्म से स्थूल की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, जटिल से सरल की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर। यहाँ पर ये सभी क्या है? शिक्षण सूत्र हैं। इसको समझाने के लिए मुझे बहुत टाइम चाहिए। ठीक है, लगभग मान चलिए, अगर सूक्ष्म से स्थूल की ओर समझाएं, अज्ञात से ज्ञात की ओर, जटिल से सरल की ओर, अमूर्त से अमूर्त की ओर, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए भी उतना जानने के लिए इच्छुक नहीं होंगे, ना ही आपको जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको मुख्य रूप से सीधे सीधे एक नंबर का प्रश्न बनेगा यहाँ से कि जटिल से सरल की ओर शिक्षण सूत्र किसका है? निगमन विधि का। आपको सीधे क्लिक कर देना है यहाँ। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर किस प्रकार के शिक्षण विधि में यह शिक्षण सूत्र है, सब को सीधे पकड़ लेना है, निगमन विधि। ठीक है, अमूर्त से मूर्त की ओर निगमन विधि। अगर आ गया मूर्त से अमूर्त, तो हम कहाँ जाना है? आगमन के पास। ठीक है, तो ये केवल आपको क्या करना है? हमें एक नंबर से मतलब है अभी, तो हमें क्या करना है? केवल थोड़ा सा ध्यान लेना है, ध्यान लगाना है कि है क्या ये। अगर आप आगमन को अच्छे से समझ लें, निगमन को समझ लें, तो कहीं ना कहीं आपका एक नंबर यहाँ से फिक्स हो जाता है। और केवल गणित के अंतर्गत ही नहीं, गणित के अंतर्गत हम इसलिए इसको समझा रहे हैं क्योंकि आप इसको बेहतर तरीके से गणित में ही समझ पाएंगे। अगर हम इसको हिंदी में समझाते, EVS में समझाते, संस्कृत में समझाते, तो आप इतना तरीके से नहीं समझ पाते। इसलिए हम क्या कर रहे हैं? आपको सब्जेक्ट स्पेशल लिख दिए हैं मैथ पेडागोजी, लेकिन आपको एक एक नंबर का इसमें पाँचों सब्जेक्ट में बनता है, क्योंकि शिक्षण सूत्र यही होते हैं, इन्हीं का हमें प्रयोग करना होता है। शिक्षण विधियाँ यही होती हैं, आगमन, निगमन, संश्लेषण, विश्लेषण यही होती हैं। हमें क्या करना होता है? इन्हीं का ही प्रयोग करना होता है। तो हमें क्या करना है? इन सभी का ध्यान रखना पड़ेगा।